हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, महत्व एवं चुनौती। यह जो टॉपिक है यूपीएससी पाठ्यक्रम में CS2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से महत्वपूर्ण संस्थान से संबंधित है। और इसका जो सोर्स है द हिंदू अखबार है, उसमें एक आर्टिकल आया था, चार्टिंग ए रूट फॉर IORA अंडर इंडियाज चेयरशिप। जैसा कि हेडिंग से ही आपको लग रहा होगा कि IORA का चेयरशिप मिला है, अध्यक्षता मिली है भारत को। यह न्यूज में है कि नवंबर 2025 में से IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता भारत करेगा। तो चूंकि हिंद महासागर में सुरक्षा चुनौती को देखते हुए भारत की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो अध्यक्ष बनता है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि IORA क्या है, ठीक है, और हिंद महासागर क्षेत्र का सामरिक महत्व क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि IORA के समक्ष कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, और साथ ही देखेंगे कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है इन चुनौतियों से निपटने में। इसके अलावा हम एक रणनीतिक समाधान भी बताएंगे कि भारत के लिए क्या रणनीतिक समाधान अपना सकता है जो चुनौती विद्यमान है IORA के समक्ष। और अंत में हम इस टॉपिक से संबंधित 6 प्रश्न यानी 6 ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे, जो आपको इस टॉपिक से एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करेगा समझने में कि IORA क्या है और IORA की क्या भूमिका है, IORA के क्या समक्ष चुनौतियां हैं और इस चुनौतियों से किस प्रकार से हम निपट सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। जैसा कि संदर्भ हम समझ लेते हैं, शुरू में ही मैं बताया कि भारत के नवंबर 2025 में अध्यक्ष बनने के साथ देश के पास इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के शासन को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर इसकी प्रासंगिकता बढ़ाने का अवसर है। क्योंकि भारत जब इसका अध्यक्ष बनेगा तो भारत आप जानते होंगे कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 5th लार्जेस्ट अगर इकोनॉमी किसी ऐसे क्षेत्रीय मंच का अध्यक्ष बनता है तो ऑटोमेटिकली वैश्विक मंच पे उसको ले जाने की एक संभावना बढ़ जाती है। और इस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी एक अच्छी स्थिति में है। और इसके साथ ही ये भारत के समक्ष एक अवसर होगा कि जो भी IORA के समक्ष चुनौतियां विद्यमान है शासन संबंधित, उन शासन से संबंधित चुनौतियों को समाधान खोजे और उसको मजबूत करे शासन को, ठीक है। और अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं में वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना, डेटा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना शामिल है। अब जो भारत की प्राथमिकता होगी एज ए अध्यक्ष, जो वित्तीय संसाधन है जो कि IORA को मजबूत बनाए, ऐसे वित्तीय संसाधन को बढ़ाना है। साथ ही जो डेटा प्रबंधन है उसका सही से प्रबंधन करना है, उसके जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ एकीकृत करके, ताकि डेटा का सही तरीके से IORA के पक्ष में उस डेटा का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सके, ठीक है। हिंद महासागर के क्षेत्र के आर्थिक महत्व, हम आर्थिक महत्व देखेंगे आगे कि क्या है। सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सहयोग और सतत विकास को विकसित करने में IORA की भूमिका आवश्यक है। अब देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की भूमिका ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हिंद महासागर क्षेत्र का एक तो आर्थिक महत्व है, हम देखेंगे कि आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। आगे देखेंगे कि आर्थिक महत्व क्या है। अभी मोटा मोटी ये समझिए कि आर्थिक महत्व होने के कारण जो है IORA की भूमिका बढ़ जाती है। दूसरा है कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां है, सुरक्षा चुनौती है, सुरक्षा चुनौती है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए आपको जो है भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण अवसर भी है कि IORA को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रबंधित करें कि जो भी हिंद महासागर के समक्ष विद्यमान चुनौती हो, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सुरक्षा संबंधी चुनौती हो, उसको सही तरीके से वो निपटने में या सही तरीके से एक रणनीति प्रदान कर सके। अब देखिए, हम समझते हैं कि IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है क्या बेसिकली, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 1997 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना समझ लीजिए
1997 में यह अस्तित्व में आया था, नवंबर में, शायद नवंबर में यह जो है अस्तित्व में आया था। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो हिंद महासागर की सीमा से लगे एशियाई, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो हिंद महासागर की सीमा से, चाहे वो एशिया के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया महादेश के, मतलब वो छोटा महादेश है, उसमें न्यूजीलैंड वगैरह है या और भी देश हैं छोटे, तो उन सारे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये ऐसा एसोसिएशन है। IORA के सदस्य देश हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश, सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर चर्चा करते हैं कि भाई इनके जो सदस्य देश हैं उनके मध्य जो है व्यापार बढ़े, निवेश बढ़े और सतत विकास हो। इन सारे चीज से जो महत्वपूर्ण पहलू होती है, उस महत्वपूर्ण पहलुओं पर ये समय समय पर चर्चा करते हैं। और इसमें जो है 23 सदस्य देश हैं। इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 23 देश इसके सदस्य हैं, और डायलॉग पार्टनर्स जो हैं 12 देश हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि 23 देश इसके सदस्य हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, और इसके 12 देश जो हैं डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, अब देखिए हिंद महासागर का सामरिक महत्व हम देखते हैं कि हिंद महासागर का सामरिक महत्व क्या है। ठीक है, देखिए IOR हिंद प्रशांत का एक अभिन्न अंग है, मतलब इंडियन ओशन रीजन जो है हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक रीजन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसकी अनूठी विशेषता, अपनी विशेषता है। ठीक है, यह वैश्विक आबादी के 2/3 लोगों का घर है। 2/3 लोगों का घर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां वैश्विक व्यापार का 75% और दैनिक तेल का खपत 50% इसके जल क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब मान लीजिए कि वैश्विक व्यापार का 75% और दैनिक तेल खपत का 50%। तो आप ये आंकड़ा अपने आप में ही बता रहा है कि इसकी आर्थिक महत्व क्या है। जिस एरिया से वैश्विक व्यापार का 75% होकर गुजरता हो, और जिस एरिया से विश्व के दैनिक खपत जो तेल है उसका जो 50% जो उस एरिया से होकर गुजरता हो, तो अपने आप में ही इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। यह डाटा ये चीज बताने के लिए काफी है। यह क्षेत्र सालाना $1 ट्रिलियन से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसमें 2023 में इंट्रा IORA व्यापार $800 बिलियन तक पहुंच गया था। देखिए यह क्षेत्र जो है $1 ट्रिलियन से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को, मतलब गुड्स एंड सर्विस का ये उत्पादन करता है। साथ ही जो मतलब इस क्षेत्र के जो देश हैं, कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र से लगा हुआ जो देश है हिंद महासागर रीजन में, वो सारे देश मिलके $1 ट्रिलियन से अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। साथ ही जो इंट्रा IOR मतलब IORA के सदस्य देशों के बीच जो व्यापार हुआ वो $800 बिलियन तक पहुंच गया। ये आप समझिए, ऐसा समझिए कि कितना महत्वपूर्ण इसकी आर्थिक जो है गतिविधि है। अब देखिए इस क्षेत्र के सबसे पुराने अंतर सरकारी संगठनों में से एक IOR का उद्देश्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान, आपदा जोखिम प्रबंधन, आर्थिक विकास के माध्यम से सदस्यों के बीच सुविधाजनक बनाना है। अंतर सरकारी संगठन है इंडियन ओशन रीजन, और इसके सांस्कृतिक और शैक्षणिक, देखते होंगे कि इन देशों के मध्य जो है शैक्षणिक आदान प्रदान भी होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत जो है 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच जो है अपने संबंधों को मजबूत बनाया जाता है। जब सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान होगा तो ऑटोमेटिकली वो देश के मध्य जो है एक मधुर संबंध बनेगा और एक बेहतर संबंध बनेगा। ठीक है,
और इसके साथ साथ जो है आपदा जोखिम प्रबंधन में भी, अगर इस एरिया में अगर किसी प्रकार का आपदा आता है तो उस जोखिम प्रबंधन के लिए भी ये देश प्रयासरत होते हैं। साथ साथ आर्थिक विकास के माध्यम से भी अब सदस्य देशों के मध्य जो है सहयोग करते हैं। हालांकि इसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे संवाद मतलब डायलॉग पार्टनर जो है, संवाद साझेदार, लेकिन यह मुख्य रूप से मध्यम और छोटी शक्तियों पर निर्भर करता है। डायलॉग पार्टनर जरूर हैं अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े देश या बड़े संवाद साझेदार, लेकिन यह मुख्य रूप से मध्यम, जैसे भारत एक मध्यम है, उसी तरह इसके अलावा छोटे शक्तियों पर यह डिपेंडेंसी इसकी ज्यादा है, जो कि इसके जो जितने भी सदस्य देश हैं या तो मध्यम आकार के हैं जीडीपी में, या तो जो है छोटी शक्तियां हैं। जैसे भारत मान लीजिए मध्यम में है, बांग्लादेश और भी जो देश हैं वो छोटे हैं, ठीक है। हालांकि इसके आर्थिक महत्व के बावजूद आईओआर को अविकसितता, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं और समुद्री डकैती, आतंकवाद और मानव तस्करी जैसे सुरक्षा खतरों सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस एरिया में जब आर्थिक महत्व इस एरिया का इतना ज्यादा है तो उसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब आर्थिक महत्व इतना ज्यादा है तो उसके आर्थिक महत्व को देखते हुए खतरे भी हैं, जिस खतरों में आप देख सकते हैं पारंपरिक रूप से जो खतरे हैं मानव तस्करी से संबंधित है, डकैती है, आतंकवाद है, राजनीतिक खतरे भी हैं, राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं इन सारे देश में। जैसे बांग्लादेश में आप देखे होंगे कि अभी अस्थिरता चल रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी, समुद्री एरिया में भी जलवायु परिवर्तन होता है, समुद्री क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाया जाता है बहुत सारा चीज ऐसे करके, इन एक्टिविटीज करके। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं इस एरिया को जो है अस्थिरता की ओर ले जाती है। इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अस्थायी समाधान खोजने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। जो भी ये मुद्दे उभर के आ रहे हैं इस एरिया में, जैसे लिस्ट डेवलप है, राजनीतिक अस्थिरता है, जलवायु परिवर्तन है, या समुद्री डकैती है, या आतंकवाद है, या ऐसे सुरक्षा खतरे हैं, तो इन सारे चुनौतियों को निपटने के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है। अगर भारत अध्यक्ष बनता है नवंबर 2025 से, तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर एक रणनीति बनाना होगा भारत को। अब देखिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सामने चुनौतियां क्या है, ठीक है। वित्त पोषण की कमी। अब जो रिम एसोसिएशन के संदर्भ में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है। ऐसे संगठन, अभी तक तो हम हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों को समझ रहे थे, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जो चुनौतियां विद्यमान होगी ऑटोमेटिकली यह संगठन उससे इफेक्टेड होगा। तो हम अब समझते हैं कि एज ए एसोसिएशन इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है और चुनौतियों का हम आगे समाधान देखेंगे और भारत की भूमिका क्या हो सकती है, ताकि आने वाले समय में इन चुनौतियों से सही तरीके से निपटा जा सके और एक बेहतर संगठन का निर्माण किया जा सके, ठीक है। पहला है वित्त पोषण की कमी। आईओआर यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लिए एक बड़ी चुनौती इसके सीमित वित्तीय संसाधन है। जैसा कि आप देखें कि बड़े डायलॉग पार्टनर में अमेरिका है, चीन है और यूरोपीय यूनियन है, लेकिन वो डायलॉग पार्टनर है, सदस्य नहीं है। संगठन का वार्षिक बजट काफी हद तक इसके सदस्य देशों के योगदान पर निर्भर करता है, जिनमें से कई विकासशील देश हैं। अब कई विकासशील देश हैं, उसमें इनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें वित्तीय योगदान दे सके, ताकि इस संगठन को या इस क्षेत्रीय संगठन को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। वित्तीय मॉडल एक समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि इन सदस्य देशों की पर्याप्त मात्रा में योगदान करने की क्षमता सीमित है। चूंकि विकासशील देश हैं तो ऐसे में जरूर ये होता है कि इनके पास सीमित बजट होता है, तो उस बजट में जो है यहाँ योगदान नहीं कर सकते वो उस तरीके से। सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे देश अपवाद हैं, लेकिन आईओआरए के अधिकांश सदस्य छोटे, कम आर्थिक रूप से विकसित देश हैं जो बजट में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि सिंगापुर विकसित देश है, यूएई है, फ्रांस है, इस तरह के देश जो है अपवाद है इसमें, जो एक वित्तीय इसमें साझेदार बन सकते हैं, बनते भी हैं। इससे विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन की कमी पैदा होती है। अब मान लीजिए कि इस क्षेत्र के जो देश हैं, उस क्षेत्र के देश में आपदा प्रबंधन और क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास करने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ जो इस हिंद महासागर क्षेत्र से रिलेटेड जो समुद्री सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा में जैसे उस खतरे हैं, डकैत जो है लूटपाट कर लेते हैं, या इसके अलावा आतंकवाद है इस एरिया में, तो वो सारे खतरों से हम कैसे निपटेंगे जब हमारे पास धन ही नहीं रहेगा। तो धन की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है, एक महत्वपूर्ण चुनौती है इस संगठन के
समक्ष। अब देखिए, सदस्यों के योगदान पर निर्भरता, वही बात कि सदस्य के योगदान पर निर्भरता है। अब उसको भी हम समझ लेते हैं। अपने बजट के लिए सदस्यों के योगदान पर निर्भरता के कारण आईओआर की वित्तीय स्थिरता स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। मतलब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है, जिसके कारण से ये कोई डिसीजन इस तरीके से नहीं ले सकता, कि कोई रणनीति नहीं बना सकता, उसको लागू सही तरीके से नहीं करा सकता। इस निर्भरता के परिणाम स्वरूप उपलब्ध निधि में उतार चढ़ाव होता है, जिससे आईओआर की दीर्घकालिक पहलों की योजना बनाने और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। वही जो मैंने बताया, ठीक है। जबकि आईओआर ए के सदस्य देश संघ के महत्व को पहचानते हैं, वो निरंतर बड़े पैमाने पर निधि प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। भाई, इसके जो सदस्य देश हैं वो स्वयं आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि और जो देश हैं इन आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान खोज पाएं, तो इसलिए वो जो फंड है उसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो रहते हैं। लेकिन चूंकि इनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह की नहीं होती है कि इस संगठन में वो सही तरीके से, इसके संगठन के जो फंड है उसके सही तरीके से उसमें योगदान कर सके, तो चूंकि योगदान राशि ही कम है, तो ये हम बराबर जो है वित्तीय प्रतिबद्धता के प्रति जो है एक बाधा उत्पन्न होता है। कई सदस्य देश अपनी स्वयं की विकासात्मक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय चिंताओं में व्यस्त हैं, जिसके कारण आईओआर के लिए क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं की तुलना में तत्काल घरेलू मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। यह तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी देश चुनौतियों का सामना कर रहा है आंतरिक रूप से, अगर वहाँ गरीबी है, अगर और भी कई समस्याएं हैं, तो पहले वो अपने देश की आंतरिक समस्याओं को देखेगा। ये तो बट नेचुरल है। लेकिन अगर वो इस संगठन का सदस्य बना है, तो ऐसे में उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि संगठन के बारे में भी वो बेहतर तरीके से सोचे। हालांकि कई इसमें कारण उभर के आए। एक तो फंड की कमी उभर के आ रहा है कि क्यों फंड की कमी है, क्योंकि इस संगठन के ज्यादातर देश जो है विकासशील है। दूसरा उभर के आ रहा है कि वो खुद जो है कई प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, जिससे जो है उनकी प्रतिबद्धता में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा हो रहा है कि वो प्रतिबद्धता के प्रति बाधा उत्पन्न होने के कारण जो है वो सही तरीके से जो है इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कई घरेलू मुद्दों में भी वो संलग्न रहते हैं। अब देखिए, डाटा प्रोसेसिंग और नीति विश्लेषण के लिए सीमित क्षमता। अब दूसरा जो कारण, अभी तो निधि और आर्थिक आ रहा था, अब इसमें दूसरा जो चुनौती उभर के आ रहा है, आईओआरए के सामने एक और चुनौती है। इसका छोटा सचिवालय है जो मॉरिशस में स्थित है, और इसके सीमित मानव संसाधन और तकनीकी बुनियादी ढांचे हैं। ठीक है, एक छोटा इसका जो हेडक्वार्टर है, जो कि यह सचिवालय है, जो कि मॉरिशस में स्थित है, जिसकी क्षमता जो है सीमित है। सचिवालय एक बड़े और विविध क्षेत्र में गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटे कर्मचारियों के साथ काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि छोटे कर्मचारियों के साथ काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी उस तरीके से नहीं होगी। एफिशिएंसी नहीं होगी तो डाटा प्रोसेसिंग नहीं होगा इन देशों के मध्य। ठीक है, आईओआरए के सचिवालय जैसे सरकारी संस्थान अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए बैंडविड्थ सीमाओं से ग्रस्त होते हैं, जो समय पर सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बैंडविड्थ सीमा जो है लिमिटेशंस बांध देता है, जिस वजह से वो समय पर रियल टाइम जो है सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा के बारे में भारत अगर अध्यक्षता कर रहा है नवंबर 2025 से, तो इस बाधा के बारे में भारत को सोचना चाहिए, ताकि जो भी आर्थिक विकास है इस क्षेत्र में सुनिश्चित किया जा सके। निजी क्षेत्र और उद्योग की अपर्याप्त भागीदारी। अब ये कैसे हैं समझते हैं। ये भी एक चुनौती है इस क्षेत्र के लिए, इस संगठन के लिए। हिंद महासागर की नीली अर्थव्यवस्थाओं में, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, शिपिंग, समुद्री पर्यटन और तेल गैस और मत्स्य पालन जैसे उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद आईओआरए ने अपनी नीति निर्माण प्रक्रियाओं में निजी क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं किया है। ठीक है, जो इस एरिया में ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा अवसर है, और उस ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था का अगर सही तरीके से दोहन किया जाए तो इस एरिया में जो है जो इस एरिया के जितने भी देश हैं उनको काफी लाभ होगा। ठीक है, और ब्लू इकोनॉमी में जैसा आप देख पाते हैं कि समुद्री पर्यटन आता है, तेल और गैस का प्रसंस्करण आता है, मत्स्य पालन आता है। इन सारे क्षेत्रों में जो है अगर
प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र के देश को लाभ होगा इससे। ठीक है, इसमें कई उद्योगों की क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान करता है, लेकिन उन्हें अक्सर समुद्री नीति और क्षेत्रीय शासन पर आईओआर के विचार विमर्श से बाहर रखा जाता है। अब यह भी देखा जाता है कि इनमें से कई ऐसे देश हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनको समुद्री नीति से और जो है क्षेत्रीय शासन पर आईआरओ के विचार विमर्श से बाहर रखा जाता है। मतलब कि निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखा जाता है। समुद्री जो नीति होती है, खासकर समुद्री नीति को एक विदेश नीति से संबंधित माना जाता है कि जो भी हमारी समुद्री नीति है देश का, हम उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं करेंगे। तो इस वजह से भी ये हो सकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की यह कमी न केवल पूंजी के प्रवाह को प्रतिबंधित करती है, बल्कि विशेषज्ञता और व्यवहारिक समाधानों की भी सीमित करती है, जो उद्योग नेता आईओआर की चर्चाओं पर ला सकते हैं। ठीक है, जब आईओआर की चर्चा होगी तो इस समस्या को लाया जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाया जाए। निजी क्षेत्र की अगर भागीदारी बढ़ेगी तो ये जो क्षेत्र है ब्लू इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा जोन बन सकता है। तो ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था की जो चीजें हैं उसको सही तरीके से संसाधित कर सकता है। तो सही तरीके से जब संसाधित करेगा तो जो इस क्षेत्र के देश हैं उसको लाभ होगा। तो निजी क्षेत्र की जो विशेषज्ञता होती है, इसके अलावा जो व्यवहारिक समाधान वो लेकर आते हैं समय पर, इन सारी चीजों को से लाभ उठाया जा सकता है अगर निजी क्षेत्र के लोगों को या निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस क्षेत्र में भागीदार बनाया जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो है भारत की भूमिका क्या हो सकती है और रणनीतिक सिफारिशें क्या हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है, इसको समझना। देखिए, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। ठीक है, सागर एक भारत का समुद्रिक दृष्टिकोण है कि क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा हो और विकास हो के लिए भारत का दृष्टिकोण है आईओआर के उद्देश्यों के अनुरूप है। जो आईओआर का उद्देश्य है कि आईओआर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो उद्देश्य है कि क्षेत्र के सभी देश के लोगों का विकास भी हो और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। तो भारत का भी एक समुद्री दृष्टिकोण है सागर, जिसको क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत का ये दृष्टिकोण है आईओआर के उद्देश्यों से मेल खाता है और यह क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के पास पहले से ही वो दृष्टिकोण है, वो रणनीति है। अध्यक्ष के रूप में भारत व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए सदस्य देशों के साथ अपने मजबूत राजनयिक संबंधों का लाभ उठा सकता है। मान लीजिए भारत का इन सदस्य देशों के साथ, बहुत सारे सदस्य देशों के साथ मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशन होने के कारण जो है वो बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करके रणनीतिक रूप से आगे आ सकता है और एक अच्छा कार्य कर सकता है, जिसका आउटपुट बेहतर निकलने की संभावना जताई जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सदस्य देशों ने समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नत अनुसंधान किया है, जबकि फ्रांस और सिंगापुर जैसे अन्य देश समुद्री संबंधित प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट हैं। अब मान लीजिए कि फ्रांस है या सिंगापुर है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सारे देशों से जो है भारत का जो संबंध है, एक राजनयिक संबंध एक बेहतर है। तो ऐसे में यह संभावना जताई जा सकती है कि अगर राजनयिक संबंध या डिप्लोमेटिक संबंध बेहतर है इन देशों से, तो इन देशों की जो समुद्री क्षेत्र में विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता का लाभ उठाकर इस क्षेत्र का सही तरीके से कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। और भी जो चुनौती है, जैसे जो मान लीजिए कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौती है, या फिर आतंकवाद से संबंधित चुनौती है, या फिर समुद्र में जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उससे संबंधित जो चुनौती है, इन सारी चुनौतियों का हम सही तरीके से समाधान खोज सकते हैं अगर इन देशों के साथ भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है। तो भारत अच्छा एक डिप्लोमेसी का प्रयोग करके एक बेहतर समाधान प्रस्तुत कर सकता है। यूएई और ओमान उन क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं जहां आईओआर को समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये देश जो है निवेश करने की स्थिति में है ये, तो यूएई और ओमान से भी भारत के रिलेशन अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, सेशल्स और मॉरिशस जैसे तटीय और द्वीपीय देशों के पारंपरिक ज्ञान को अस्थायी समुद्री शासन रणनीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, अब जो मान लीजिए कि जो तटीय देश हैं, छोटे देश हैं, लेकिन इनके पारंपरिक ज्ञान कहीं ना कहीं उत्कृष्ट है, तो उनके पारंपरिक ज्ञान को समुद्री शासन में उपयोग किया जाना चाहिए, तभी ये समुद्री शासन बेहतर तरीके से इस एरिया में किया जा सकता है।
अब देखिए, दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईओआर को औद्योगिक नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस क्षेत्र के जो औद्योगिक देश हैं, मतलब इंडस्ट्रीज, जैसे फ्रांस मान लीजिए इसका सदस्य है, या ऑस्ट्रेलिया है, या या भारत ही है, तो इन सारे देशों में एक अच्छा समन्वय होना चाहिए और इन देशों के जो शैक्षिक संस्थान है वहां आदान प्रदान होना चाहिए ताकि बेहतर संबंध डेवलप हो सके। समुद्री संबंधित रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। मान लीजिए कि नीली अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश होगा तो ज्यादा जो है वहां से रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा तो कैसे वो वृद्धि होगा, जब इस क्षेत्र के लिए आप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देंगे तो नीली अर्थव्यवस्था जो इस क्षेत्र की है वो फलेगी फूलेगी। समुद्री लेखांकन जैसे अंत विषय पाठ्यक्रम शुरू करने से नीली अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कार्यबल बनाने में मदद मिल सकती है। वही बात जो मैं अब बोल रहा था कि नीली अर्थव्यवस्था को कैसे होगा कि समुद्री लेखांकन का जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए लोगों को, ताकि नीली अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझ सकते हैं और नीली अर्थव्यवस्था में क्या क्या किया जाए, ताकि हम जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सारे देशों को या इस क्षेत्र को कल्याण को या आर्थिक विकास को या और भी जो चुनौती है, समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो चुनौती है, पर्यावरण से संबंधित जो चुनौती है, आतंकवाद से संबंधित जो चुनौती है, उसका हम सही तरीके से सामना कर सके और उसका एक बेहतर समाधान प्रस्तुत कर सके। देखिए इसके निष्कर्ष भी समझ लेते हैं कि IORA में क्षेत्रीय समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। अभी हमने देखा कि अपार संभावनाएं इसलिए हैं कि ये विश्व का जो है 70% से अधिक जो है व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है, तेल का जो 50% से अधिक जो तेल है इसी रास्ते से गुजरता है। तो जब इतनी बड़ी संभावनाएं हैं तो इस क्षेत्र का समृद्धि सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है। भारत की आगामी अध्यक्षता मौजूदा संस्थागत चुनौतियों का समाधान करने और हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में IOR की भूमिका को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करती है। अब भारत जो है जानते ही है कि हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और साथ ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो अगर आगामी अध्यक्षता करता है तो इससे संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं उसका एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करने का आशा व्यक्त किया जा रहा है, आशा प्रकट की जा रही है। वित्तीय स्थिरता, तकनीकी एकीकरण और शिक्षा अनुसंधान के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके भारत IOR को एक अधिक प्रभावी और प्रभावशाली संगठन के रूप में विकसित करने में मदद कर सकता है। ठीक है। वही है कि जो उपाय है, जैसे उपाय है कि भाई वित्तीय स्थिरता होने चाहिए, तकनीकी एकीकरण होना चाहिए, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से क्षमता निर्माण होना चाहिए। तीन सारे कार्यों को कर कर भारत जो है इस संगठन को प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है। सक्रिय नेतृत्व और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से IOR हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के लिए एक मॉडल बन सकता है। मतलब पूरी संभावना है एक ऐसा संगठन हो जो सतत विकास को सुनिश्चित करे, साथ ही साथ जो है रणनीतिक साझेदारी को सुनिश्चित करे। तो ये सारी संभावनाएं जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है। तो भारत अगर इसका आने वाले समय में अध्यक्ष बनता है तो इन सारी अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत को एक ऐसा कुशल रणनीति बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में IOR जो है एक जो है लोगों के लिए या एक जो है मॉडल के रूप में उभर के सामने आए। क्षेत्रीय जो संगठन है, अन्य जो संगठन है, उनके लिए भी एक मॉडल का काम करे। तो हम देखते हैं हम आगे इससे संबंधित क्वेश्चंस। अब देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसमें आता है IOR यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। अब ये समझ लीजिए IOR की स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। ये देख लीजिए एकदम फैक्चुअल है, पीटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। IOR का दृष्टिकोण 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान प्रकाश में आया। अब कब प्रकाश में आया ये भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा इतिहास और भूगोल के तथ्यों कि प्राकृतिक प्रेरणा की अवधारणा के आलोक में सामाजिक आर्थिक सहयोग हेतु हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को खुद को मजबूत बनाना चाहिए। वो चाहते थे कि हिंद महासागर क्षेत्र के जितने भी देश हैं अपने संबंधों को मजबूत बनाएं और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो आपसी समन्वय बनाए। इसी विचारधारा को आधार बनाकर जो है 7 मार्च 1997 को IORA अस्तित्व में आया। ठीक है। IOR के सामने मुख्य वित्तीय चुनौतियां क्या हैं? ठीक है, मैंने बताया भी वैसे, उसे देख लेते हैं।
IORA का बजट सदस्य योगदान पर निर्भर करता है कि जो भी इसका फंड है, इसके मेंबर जितना उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो फंड का एक निर्माण होगा, जो अधिकांश सदस्य राज्यों की विकासशील स्थिति के कारण सीमित है। अधिकांश सदस्य देश जो हैं विकासशील देश हैं, इस वजह से जो है उनकी लिमिटेशन है इसमें योगदान करने की, इस वजह से जो है इसमें वो सही तरीके से योगदान नहीं कर पाते, तो इसकी जो एक सीमित मात्रा में ही योगदान हो पाता है। IORA का छोटा सचिवालय इसकी अध्यक्षता को कैसे प्रभावित करता है? मैंने बताया कि इसकी जो सचिवालय है वो मॉरिशस में है और वो छोटा है, जिस वजह से ये दक्ष रूप से या एफिशिएंट रूप से ये काम नहीं कर पाता है। ठीक है, वैसे समझ लेते हैं। मॉरिशस में स्थित सचिवालय में सीमित कर्मचारी और संसाधन है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और नीति विश्लेषण धीमा और अक्षम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए IOR के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का क्या महत्वपूर्ण है। मैंने बताया भी, समझाया भी, फिर से समझ लीजिए। शिपिंग, तेल और गैस और समुद्री पर्यटन जैसे उद्योग IOR की नीतियों और पहलों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता और विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है, शिपिंग है, तेल है और गैस है, समुद्री पर्यटन जैसे उद्योग में प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी जो होगी, तो ये जो है IOR को मजबूत करेंगे, वहां नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख शक्तियों के साथ सीमित जुड़ाव IOR को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, वैश्विक शक्तियों की मजबूत भागीदारी के बिना IOR उन्नत प्रौद्योगिकियों, निवेश पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। अब जैसा कि जानते हैं कि जो डायलॉग पार्टनर है उसमें अमेरिका है और जो है यूरोपियन यूनियन है, तो केवल डायलॉग पार्टनर है। लेकिन अगर इसके सदस्य बन जाए इतने बड़े देश, तो इसके कहीं ना कहीं वहां के जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उससे इसको लाभ मिलेगा, तो नहीं होने के कारण जो है उसका सीमित लाभ ही इनको मिल पाता है। ठीक है, कौन से तकनीक सुधार IOR को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद कर सकते हैं? AI संचालित एनालिटिक्स, सैटेलाइट्स डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को एकीकृत करने से नीति निर्माण और शासन दक्षता में वृद्धि हो सकती है। वही बात कि AI टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और जितने भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाए, ताकि इनके जो नीति है उसको एकीकृत करें और जो है शासन दक्षता को सुनिश्चित करें इस एरिया में। तो इसी के साथ जो है हमने देखा कि IOR की क्या भूमिका है, IOR के सामने जो है क्या चुनौतियां है, भारत किस तरीके से उसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है आने वाले समय में जब अध्यक्ष बनेगा तो, और क्या जो है रणनीतिक समाधान इसके चुनौतियों के लिए हो सकता है। तो इस टॉपिक में हमने ये चीज़ें देखा, साथ में हमने 5-6 ऑनलाइनर प्रश्न उत्तरी भी किया। तो हम ये आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक नमस्ते, बाय बाय।